बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली आप रिकॉल करो, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, जिसमें पहले हम लोगों ने देखा था कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस पे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा, रेट पढ़ा, रेट कांस्टेंट पढ़ा, टी हाफ लाइफ टाइम पढ़ा। फिर उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्या किया, कई सारे क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ा और फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉल्यूम रिलेटेड भी प्रॉब्लम को हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि थर्ड, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यही आज की क्लास का अपना सिलेबस है। उससे पहले हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़े थे, आइए एक बार थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में उसको हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, जिससे क्या हुआ था कि मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से समझ लो उसको कि हम लोगों ने क्या किए थे। शॉर्ट में 2 to 4 मिनट हम लोग इस पे देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। समझो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, वही लेता हूँ N2O5, ये डिसोसिएट करके दे रहा था NO2 एंड O2। अगर इस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस कर दूं, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने कहा था वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम वहां पे क्या होगा कि जिससे पहले जो आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में देख रहे थे, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो टाइम के साथ या तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था, और अगर ये रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो टाइम के साथ उसका क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जनरली आपके सिलेबस में जो यहाँ पे मिलेंगे, तो वहां पे ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे कि रिएक्टेंट साइड कोई भी या तो सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड मिनिमम कोई भी स्पीसीज आपका किस में हो, गैसियस फेज में हो। तो अगर मैं इसके फेज की बात करूं, दिस इज योर एक्वस फेज, दिस इज योर एक्वस फेज, दिस इज योर गैसियस फेज। फिर मैंने कहा था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात की गई है या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात की है। तो मैंने कहा था इकलौता वो एक टाइम है जहां पे सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, और इकलौता एक वैसा टाइम है जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट ही होगा। अगर आप रेट चेंज मतलब चेंज इन रिएक्टेंट की बात करोगे, अगर चेंज इन रिएक्टेंट की बात करोगे तो या तो ये T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, और प्रोडक्ट की बात करोगे तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ही मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी टाइम ले लो, T इज इक्वल टू T डैश ले लो, फिर वहां पे आपको रिएक्टेंट भी मिलेगा एंड प्रोडक्ट भी मिलेगा। लेकिन T इज इक्वल टू 0 पे ओनली रिएक्टेंट और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ओनली क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम की हम लोग बात कर दें, ये जो प्रॉब्लम है वो तो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होगा कि मिनिमम एक स्पीसीज आपका क्या होगा, प्रोडक्ट साइड गैसियस फेज में होगा, और उसका किसी 2 टाइम इंटरवल पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम दिया हुआ होगा। यही इसका की पॉइंट है। कुछ भी हो सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक गैसियस स्पीसीज प्रोडक्ट साइड होंगे जिसका डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ होगा। ओके, अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते थे या हम लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बेटा, उसको वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे हम लोगों को क्या करना है, यूटिलाइज करना है फॉर्मूले को, या कैसे यूज करना है, आइए मैं उसको आपको सिखाता हूँ। समझो एट T इज इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। एट T इज इक्वल टू T पे ये कितना होगा, A0 माइनस 2x। जो जिस रेशियो में कंज्यूम हो रहा है, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में इसको क्या करो, डिसोसिएट करो। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, इसके देखो 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं, तो यहाँ 2x से कितने बनेंगे, 4x। कल के लेक्चर में इसको अगर x लिया था, इसको 2x लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और इसको अगर यूज करोगे तो ये कितना होगा, 2 से 1 बन रहे हैं तो 2x से कितने बनेंगे, x। कोई दिक्कत? और हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, हम लोग का जो फॉर्मूला लगाते हैं k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। और इस फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट करोगे तो k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट माइनस 2x। अब जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसको पुट करोगे, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को मुझे वॉल्यूम के रिलेट में आपको क्या करना है, देना होगा। क्लियर है? अगर इसको मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे डिसोसिएट करा दूं, देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी एक टाइम ले लो, तो इन्फिनिटी कौन सा टाइम होगा, टाइम एट विच 100% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। इसके 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं तो ए नॉट से ये क्या बनेंगे, 2a नॉट। और ये कितना बनेगा, a नॉट। ये t इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है? अब जब अगर ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल पे गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इफ दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वॉल्यूम देन क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, गैसियस स्पीसीज at minimum to it, at minimum two different चलो अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, यहां से खुद से दो किसी टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम एज्यूम कर रहा हूं। कह रहा है O2 गैस एट T इज इक्वल टू T पे, ये मैं VT ले रहा हूं, और वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये मैं V इन्फिनिटी ले रहा हूं, खुद से ले रहा हूं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहां से देखना, अगर T इज इक्वल टू T पे ये जो वॉल्यूम VT है, ये T इज इक्वल टू T पे ये जो वॉल्यूम VT है, तो फ्रॉम एवोगैड्रो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जिस गैस का मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सॉरी मैंने प्रेशर लिख दिया था। तो जो मोल है उसको मैं वॉल्यूम से क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर भी मोल का रेशियो है नीचे भी मोल है, तो रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ये होगा क्या कि अगर भी T इक्वल टू टी पे, देखो T इक्वल टू टी पे इसके मोल कितने हैं ऑक्सीजन के, x, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VT। समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VT। और दूसरा, सॉरी बेटा एक चीज आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसके 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, मतलब 2 से अगर 1 मोल बन रहे हैं तो 1 से कितने बनेंगे, 1/2। ए नॉट से कितने बनेंगे, ए नॉट बाई 2, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं ना, 2 मोल से कितने बन रहे हैं, 1 मोल, तो यहाँ ए नॉट से कितने बनेंगे, ए नॉट बाई 2। तो ये जो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे V इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ए नॉट बाई 2 की वैल्यू V इन्फिनिटी होगा। तो आप यहां से पुट कर दो, तो ए नॉट इजकल टू 2 इंटू वी इन्फिनिटी, तो यहां से आप पुट करोगे तो ए नॉट इजकल टू 2 इंटू वी इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू VT निकल गया, ए नॉट की वैल्यू 2v इन्फिनिटी निकल गया। अब उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जब इसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो ध्यान से देखना, आपका फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस 2x। ध्यान से देख, अब इस वैल्यू को मैं पुट करूं यहां से, तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट की जगह क्या डाल दूं, 2 इंटू वी इन्फिनिटी अपॉन 2 इंटू वी इन्फिनिटी माइनस 2, और x की जगह क्या डाल दूं, VT। 2 कॉमन ले लूं तो कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/t ln v इन्फिनिटी माइनस VT। जो डिसोसिएट किया था ना वो x के टर्म्स में डिसोसिएट किया था। आज हमने 2x लिया था, ये 4x, ये x हुआ। अगर ये x लेते
तो ये कितना होता है 2x, ये कितना होता है x/2। जब भी आपको वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम मिले तो ध्यान से समझना, प्रोडक्ट साइड मिनिमम एक स्पीसीज तो आपको गैसियस में होगा जिसका अलग अलग टाइम इंटरवल पे उस गैस का वॉल्यूम दिया होगा, मिनिमम 2 टाइम इंटरवल होगा। एक तो अगर प्रोडक्ट है तो एक t = इन्फिनिटी होगा, दूसरा कोई भी टाइम t = t होगा। इतना तो आप समझ रहे हो। अब ध्यान से देखना कि अब जो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे k = 1/t ln A0/AT, इसी को वॉल्यूम से कैसे रिलेट करना है, और कोई भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी स्टोइकियोमेट्री हो, ऑलवेज आपको यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इट्स बेटर कि आपको बार बार याद करना पड़े, आप इस फॉर्मूले को याद रख लेना, k = 1/t ln V infinity minus VT। V infinity क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T = T infinity, एंड VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T = T। कोई भी प्रॉब्लम वॉल्यूम रिलेटेड हो, कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, आई होप ये चीज मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ ताकि वॉल्यूम रिलेटेड आप पहली बार सुन रहे थे तो कम से कम एक लेक्चर में रिपीट हो तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप इसको समझ करके लिखो। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे थे रेट पढ़ने के बाद कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करेगा, जिसमें एक फैक्टर अपना क्या था, टेम्परेचर। तो आप इसको समझ करके लिखो, फिर फ्रेश हेडिंग डालना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब आइए हम लोग थर्ड फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आप 9th से जानते हो कि अगर किसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आज के लेक्चर में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और क्या होता है। आप जानते हो कि अगर किसी मॉलिक्यूल की अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे बात करें, आप ऑर्गेनिक में कई बार ये टर्म्स आप कहोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है और ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। और एक मैं ऐसे बता दूँ कि अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से बढ़ा दो, if we increase the temperature by 10 degree centigrade, rate of reaction become double, rate of जो रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। और अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस, आप जनरली आपको पढ़ना है कि अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। लेकिन आप अगर जेई के अकॉर्डिंग देखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 टाइम्स होगा। अगर कुछ भी गेंस नहीं है, अगर आपको नीट में सीईटी में ये सब क्वेश्चन मिले तो आप जनरली 2 टाइम कंसिडर रखोगे। ये 2.5 भी हो सकता है, मतलब 2 to 3 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो आइए पहले एक सेंटेंस लिखो, और यहीं पे जो रेट जो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है जिस रेशियो से, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। लिखना, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, एक लाइन लिखना आप, on increase the temperature rate of reaction increases, on increase the temperature rate of reaction increases, and normally it is found that on increases the temperature by 10 degrees centigrade, normally it is found that on increases the temperature by 10 degrees centigrade, rate of reaction increases by 2 to 3 times. Rate of reaction increases by 2 to 3 times. क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं कहूं इफ, अपर एरो का मतलब है इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो जो रेट है ये 2 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। रेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। क्लियर है?
और यही जो रेट टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है ना, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट हेडिंग डालना आप एक छोटा सा, टेम्परेचर कोफिशिएंट डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से इससे पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी डिनोट किए थे, लेकिन यहाँ पे अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप पूरा लिखना, इसमें लिखना इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय अल्फा and it is ratio of rate of reaction, it is ratio of rate of reaction at two different temperature, it is ratio of rate of reaction at two different temperature which is differ by 10 degree centigrade, which is differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिकली दो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, रेशियो है। तो अगर समझो यहाँ पे रेट को R से लिखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T+10 है, तो नीचे में टेम्परेचर रेट कितना होगा T टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 25, T की वैल्यू 25 लो तो यहाँ कितना होगा 35, और 35 16+10 26 होगा। यही दो रेट का रेशियो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। दैट इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। अगर नहीं कुछ गिवन है, नॉर्मली जो ये टेम्परेचर होगा, नॉर्मली जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितना होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम लोग रूम टेम्परेचर को लेते हैं, और रूम टेम्परेचर जो अप्रॉक्स कितना 25 होगा, तो ये 25 + T 35/25, मतलब रेट 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 25, यही को क्या बोलते हैं, अल्फा। सिमिलरली अब मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री से बढ़ा दिए तो रेट दुगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा की वैल्यू होगी। इसलिए मैंने कहा था जनरली 2 to 3 टाइम्स होगा, और नहीं है तो आप 2 टाइम्स पकड़ के चलोगे। ये जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स, मतलब ये 2.1 टाइम्स, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 3 और 2 के बीच में ही होगा। और जनरली अगर आप अकॉर्डिंग स्कूल बोर्ड सिलेबस देखोगे तो रेट हम लोग लेते हैं 2 टाइम्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेसिकली ये दो रेट का रेशियो है, और वो रेट दो अलग अलग टेम्परेचर होने चाहिए, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री का होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में होगा। लिखो, तो इसी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कराता हूं। एक क्वेश्चन लिखना, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज R, कैपिटल R स्मॉल r कुछ भी लिखो, मतलब x y z कुछ भी लिख सकते हो। इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज R एंड देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा। आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना दिया हुआ है, R, एंड जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो कह रहा है कैलकुलेट रेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 45, 55, 65। calculate rate at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 45, 55 एंड 65। मतलब दो चीजें गिवन है, आप इसमें देखना। तो एक दो टेम्परेचर पे रेट पता होना चाहिए और एक अल्फा पता होना चाहिए। यहाँ पे एक टेम्परेचर पता है, दूसरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो तीसरा पूछा है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग रेट निकालते हैं। अगर इसमें सॉल्यूशन को देखूं तो रेट 35, तो नीचे में 10 डिग्री का डिफरेंस लेंगे, कितना, रेट 25 इज इक्वल टू क्या, अल्फा। तो 25 पे रेट कितना है, R, तो 35 पे कितना होगा, अल्फा इंटू R। तो यहाँ पे देख लो, रेट अगर 35 की बात करोगे तो कितना होगा, अल्फा R। कोई दिक्कत?
अब आ जाओ, रेट हम लोग निकालते हैं 45 पे। अगर रेट 45 पे ले लोगे, रेट 45, तो नीचे में 10 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो रेट का दो अलग टेम्परेचर पे होना चाहिए, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 डिग्री से। तो अगर मैं ऊपर रेट 45 लिया हूं तो यहाँ पे रेट कितना होगा 35, तभी तो डिफरेंस। और इसकी जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर होगी, तो अभी भी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा की। तो यहाँ से अगर मैं रेट 45 की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, अल्फा इंटू रेट 35, और रेट 35 कितना आया हो, अल्फा आर। तो अल्फा इंटू अल्फा आर कितना होगा, अल्फा इंटू अल्फा आर, तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर आर। सिमिलरली अगर रेट 55 की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, अल्फा इंटू रेट 30, अगर 55 का निकालोगे तो यहाँ पे रेट 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, तो रेट 55 अपॉन रेट 45 इजकल टू अल्फा। तो रेट 55 इजकल टू नीचे का रेट 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अल्फा इंटू रेट 45। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा, और इसकी वैल्यू रेट 45 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर आर। तो कितना होगा, अल्फा क्यू इंटू आर। क्लियरली। और इसी से अगर मैं रेट 65 निकालूं तो अल्फा इंटू रेट कितना हो जाएगा 55। तो रेट 55 की वैल्यू अल्फा क्यू इंटू आर इंटू अल्फा कितना होगा, अल्फा टू दी पावर 4 आर। तो ध्यान से देखना कि आप जिस टेम्परेचर पे रेट निकालो, यहाँ 35 निकाल रहे हो तो 25 आपको नोन होना चाहिए, यहाँ 45 निकालो तो 35 नहीं होना चाहिए, अगर 55 निकालो तो 45 होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया होता कि अगर रेट 25 पे आर है तो रेट 75 पे निकालो, रेट 75 पे निकालो। इन जनरल बात करूं तो रेट टी प्लस डेल्टा टी अपॉन रेट टी इज इक्वल टू होगा अल्फा टू दी पावर डेल्टा टी बाई 10। देखो पहले मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री का है, मतलब डेल्टा टी की जगह 10 होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा। अब देखो 20 का डिफरेंस होगा, अगर 20 का डिफरेंस है, अब ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ले लूं आर 20 का, नीचे में रेट कितना ले लूं 25, तो ऊपर में कितना ले लूं 45, तो डिफरेंस कितने का है 25 और 45 में डिफरेंस कितने का है 20 का। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इस क्वेश्चन में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इसका जो अल्फा होगा, अल्फा होगा तो ये कितना होगा, अल्फा टू दी पावर 20 बाई 10, मतलब कितना, अल्फा टू दी पावर 2। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर रेट 45 पे निकालते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो जिस पे भी पूछे आप इससे निकाल सकते हो। सिंपल, मैंने डेल्टा 10 की जगह डेल्टा टी लिया तो डेल्टा टी टू दी पावर 10 लिया, यही अल्फा का पावर होगा। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में रेट 75 निकालो तो रेट 75 अपॉन रेट 25 इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर, डिफरेंस 75 25 का कितना है 50, तो अल्फा टू दी पावर 50 बाई 10। तो देख लो 25 पे रेट आर है तो रेट 75 अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 5, तो रेट 75 इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 5 इंटू आर। तो इन जनरल अगर किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस पे दिया हुआ हो तो आप टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी की वैल्यू निकालो, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, वही अल्फा का पावर होगा। तो डायरेक्टली आप उसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो रेट का दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रेशियो होगा वही क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। और वो टू डिफरेंट टेम्परेचर कितना से वेरी करना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। इतना समझ में आया। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये तो ठीक है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट बढ़ रहा है, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है,
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ता है, आइए हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग 11th में सॉलिड स्टेट, सॉरी 11th में जब मैंने आपको गैसियस स्टेट पढ़ाया था, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी का नाम स्टेट ऑफ मैटर है, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने कहा था फॉर एनी रैंडम प्रोसेस देयर ग्राफ इज बेल शेप, किसी भी रैंडम प्रोसेस का जो ग्राफ होगा वो बेल शेप होगा। तो आइए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मैं आपको बताता हूं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्वेशन का बढ़ रहा है, व्हाट डज इट मीन, मतलब सेम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, मतलब सेम टाइम इंटरवल में यू विल गेट मोर प्रोडक्ट, तभी तो रेट बढ़ रहा है ना, मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा है। क्लियर है? तो आइए मैं इसी को हटाने के बाद मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ओके, अगर मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करूं, तो यहाँ पे जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा, इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को मैं कह के क्या समझता हूँ, वेलोसिटी देखो ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर। तो इसी को मैं वेलोसिटी ना लेकर के यहाँ पे लेता हूँ एनर्जी, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ FOM, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए, ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैंने आपको पढ़ाया था, कहा मैक्सवेल ने था कि किसी भी रैंडम प्रोसेस का जो ग्राफ होगा वो बेल शेप होगा। तो इस ग्राफ की अगर मैं शेप की बात करूं, तो ये ग्राफ कुछ इस शेप समझो। यहाँ पे ये समझो 100 लोग हैं, 100 पीपल है, 100 स्टूडेंट है, और वो चल रहे हैं रोड पे। समझो मैराथन दौड़ में वो 100 लोग पार्टिसिपेट हुए। तो आप उस भीड़ को ऑब्जर्व करना, या देखना, आप डिस्कवरी वगैरह पे, एनिमल प्लेनेट वगैरह पे देखते हो कि गोट वगैरह को या बफेलो वगैरह को जब झुंड में चलते हैं, तो कुछ होते हैं जो काफी आगे चलते हैं, कुछ होते हैं जो स्लोएस्ट होते हैं, और बल्क में एक मास होता है जिनकी एवरेज स्पीड होती है। जब आप मैराथन में भी 100 लोगों को दौड़ को आप ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ लोग काफी स्पीड चीते के चाल से चलते हैं, कुछ लोग काफी स्लो बप्पीदा के चाल से चलते हैं, और बल्क में जो भीड़ होता है वही एवरेज स्पीड होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की भी कर्व करूं, तो जो सबसे पीक में जो मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी यही। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी से कोरिलेट करूं, तो समझो एनर्जी से कोरिलेट कराता हूं, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एनर्जी है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझो ये पेन मुझे परचेज करना है, या समझो ये मोबाइल फोन ये फोन मुझे परचेज करना है, ये कैलाश है, इसको ये फोन परचेज करना है, और इस फोन का प्राइस चलो मान लेते हैं 10,000 है, 10,000 है। तो ये फोन को परचेज करने के लिए जो मिनिमम कैलाश जी के पास पैसे होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 10,000। अगर कैलाश जी के पास 10,000 से 1 रुपया भी कम है, तो क्या कैलाश जी इस फोन को परचेज कर पाएंगे? नहीं। तो किसी भी चीज को होने के लिए एक मिनिमम एफर्ट होता है। जैसे अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपने खुद टारगेट लिया होगा कि नहीं, मुझे मिनिमम 12 आवर पढ़ना ही है। मैक्सिमम आप 18 आवर भी पढ़ सकते हो, 16 आवर भी पढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि 12 आवर मैंने ज्यादा बोल दिया। चलो जो भी आपने टारगेट सेट किया, आप x आवर पढ़ते हो। तो बात कैलाशी पे करते हैं, अगर उनको ये फोन लेना है तो उनको 10,000 पे करना होगा। ये फोन की मिनिमम प्राइस हो सकती है, इससे कम में वो कैलाश जी इसको परचेज नहीं कर सकते। और समझो कैलाश जी के पास 8,000 ही है, तो जो कैलाश जी के पास अमाउंट है, कैलाश जी क्या हुए? रिएक्टेंट हुए। और इस फोन को परचेज करना, अगर ये फोन शॉपकीपर मेरे हैंड से कैलाश जी के हैंड में जाए, तो कैलाश जी को मिनिमम 10,000 हो। क्या कैलाश जी को जिस दिन 10,000 रुपये हो गया, तो ये फोन परचेज करने से कोई रोक सकता है? नहीं।
तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ET मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये तो पूरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो ग्राफ के अंडर में है, लेकिन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के क्या हो, ज्यादा। तीन एनर्जी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर मैं कहीं लिखूं तो एक को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तीसरे को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। पास जो 8000 है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और 10,000 जो फोन का प्राइस है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल को ये एनर्जी मिल जाती है, और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। याद करो फिर से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आप एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पीक ऑफ द कर्व है वो फ्लैटर होगा एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो समझो ये ग्राफ अगर T टेम्परेचर पे है तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। पीक ऑफ द कर्व राइट हैंड साइड होगा, देखो पीक राइट हैंड साइड गया और कर्व फ्लैटर हुआ। अब ध्यान से देखना, क्या कैलाश जी को ये फोन का प्राइस अभी 10,000 है तो बाद में भी 10,000 ही होगा? तो एक ही रिएक्शन की बात हो रही है, एक ही फोन की बात हो रही है, तो हमेशा इसका प्राइस 10,000 फिक्स होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो भी एक्टिवेशन एनर्जी कितना रहेगा? ET ही रहेगा। ये जो टेम्परेचर है ये T डैश पे है। तो अब देखो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कहा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको मैं कुछ दूसरे लाइन से दिखा दे रहा हूं। यही मैंने कहा था, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस साइडेड एरिया को? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which converted into प्रोडक्ट। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। इसलिए मैंने कहा था रिएक्शन का रेट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा प्रोडक्ट में, दैट मींस रिएक्शन का रेट क्या हो गया? बढ़ा। ये क्या है? एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लीड्स टू। और अगर ध्यान से देखो तो ये एरिया जस्ट इसका डबल दिखेगा, इसलिए मैंने कहा भी था कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल होगा। ये तो मैंने मैक्स बोल से थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म एनर्जी का बताया। आपको मैंने क्या बताया कि 3 टाइप की एनर्जी होती है जो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। EA एक्टिवेशन एनर्जी, ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ET जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होने चाहिए ताकि वो क्या हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और बाद में हम लोग देखेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है। इतना तक तो समझा? दूसरा, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो ज्यादातर रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को जो मिनिमम उतना एनर्जी दो कि एटलीस्ट एक्टिवेशन को क्रॉस कर जाए,
सॉरी एटलीस्ट थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, वो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर फोन का प्राइस 10,000 था, कैलाश जी के पास 8,000 थे, मिनिमम मुझे 2,000 और देना पड़ेगा कैलाश जी को, ताकि उस मोबाइल को क्या करें, परचेज करें। तो यहाँ पे तीन अमाउंट आए, 10,000 दैट इज द प्राइस ऑफ मोबाइल, दैट इज थ्रेशोल्ड। कैलाश जी के पास जो पैसे थे वो उनका क्या था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और मिनिमम जो हमने 2,000 उनको एक्स्ट्रा अलग से दिया, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। एक तो ये एनर्जी बैरियर हुआ ना, एक तो ये एनर्जी बैरियर हुआ। ध्यान से समझो कि कैलाश जी को 2,000 सर ने तब दे दिया, या कैलाश जी को जो भी 2,000 दिए होंगे, कैलाश जी कहीं होटल में बैठे होंगे, वहां उनको 2,000 मिला और वो 2,000 का यूज होटल में पार्टी करने में कर लिए, तो क्या कैलाश जी मोबाइल परचेज कर पाएंगे? नहीं। दैट मीन्स वो 2,000 उनको मिलना तो चाहिए, लेकिन वो उसको यूज भी एक पर्टिकुलर वर्क में करेंगे, तभी मोबाइल कंप्लीट कर पाएंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इफ एनी रिएक्टेंट लीड्स टू प्रोडक्ट, इट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर, दूसरा एनर्जी फैक्टर। बेसिकली होता क्या है, हम लोग यहाँ पे जो रेट की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कैसे मिले उसकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट तभी मिलेगा, होता क्या है कि दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। अब ये जो बार बार एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ये जो बार बार एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आएगा कहाँ से? आप ऐसा थोड़ी है कि देने जाओगे कैलाश जी को जैसे 2,000 पे करे थे, नहीं ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते, रिएक्ट करते हैं, समझो एक केमिकल रिएक्शन से H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। तो जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल है जो H से बॉन्ड है, और यहाँ पे ये Cl2 के मॉलिक्यूल है। अब ये तभी प्रोडक्ट देंगे कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल H2 Cl2 एक दूसरे से क्या करें, कोलाइड करें। और जब भी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, मतलब ये एक दूसरे के पास आएंगे, अभी आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हो, इसका क्या कम होगा, इसका क्या कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और इनके कोलिजन से मिलने वाली एनर्जी अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, इनसे मिलने से जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होगा या मिनिमम इक्वल होगा, तभी वो रिएक्टेंट क्या देगा, प्रोडक्ट में देगा। समझ में? तो लास्ट में हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं, ये तो समझ में होगा कि तीन एनर्जी फैक्टर है। एक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है। दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। और थ्रेशोल्ड एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको पहले समझ करके लिखो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इस थ्योरी में क्या है, बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि रेट टेम्परेचर बढ़ने पे कैसे बढ़ रहा है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें पहला थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। ध्यान से देखना, कोलिजन क्या थ्योरी, पहले आओ कोलिजन थ्योरी, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि जितने भी कोलिजन होते हैं, ऑल दीज कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव, दोज कोलिजन आर कंसिडर्ड एज इफेक्टिव कोलिजन व्हिच लीड्स टू प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, जो कोलिजन थ्योरी है ना, इट इज गिवन बाय, इसने कोलिजन थ्योरी किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। क्या है कोलिजन थ्योरी, आइए समझते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है तो उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा। मतलब उसका मैं कह सकता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेगा, या इसी को मैं कह सकता हूं रैंडमनेस
अगर मॉलिक्यूल की रैंडमनेस ज्यादा इधर उधर बढ़ी तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, एक बार फिर से देखो, समझो ये अगर H2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 से अगर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये क्या देगा, 2HCl। होगा क्या, ये H2 के मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना यहाँ पे H, मतलब फोर्स ऑफ, ये दोनों किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से, और ये Cl2 के मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, कोलाइड करेंगे, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये इसके साथ अट्रैक्शन फील करेंगे, एक इनके साथ कोलाइड करेंगे, और सेम टाइम इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर इनके कोलिजन से मिलने वाली एनर्जी अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, या इनकी मिलने वाली एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड के बराबर कर दे, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन मिला तो आपको क्या बढ़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, सॉरी इसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी। इसलिए मैंने आर्जिनियस ने कहा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ेगा, जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं, समझो किसी केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, चलो A2 ने लिखे A एंड B, ये AB दे रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं बाइनरी रिएक्शन। या इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, दो, आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच विल कोलाइड साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं पर लीटर सॉल्यूशन के लिए अगर मैं दो बाइनरी रिएक्शन के लिए अगर मैं उसका नंबर ऑफ कोलिजन देखूं ना, तो फॉर ए बाइनरी रिएक्शन इसका जो नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पर सेकेंड ये 10⁻27 होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल अगर किसी बाइनरी रिएक्शन है, उसमें दो रिएक्टेंट है, अगर वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं 10⁻27, आप सोच रहे हो अगर आप कैलाश जी बैठे हुए हैं और उनको कोई एक सेकेंड में 10⁻20 टाइम्स चांटा मारे, तो सोचो क्या होगा, जो चांटा मारा है वो भी मरेगा और कैलाश जी भी तो मरेंगे। अगर पर सेकेंड किसी आदमी को 10⁻27 टाइम्स अगर आप उसको पीटो तो दोनों मरेगा। इससे होगा क्या, आप इसी चीज से समझ लो, अगर 10⁻5 को ही लाख बोलते हैं, मतलब ये मिलियन ट्रिलियन एवोगैड्रो नंबर से भी बड़ी वैल्यू है। पर सेकंड दो मॉलिक्यूल इतने टाइम्स कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे कोलिजन से अगर प्रोडक्ट मिले तो कोई भी केमिकल रिएक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, कंप्लीट होगा ना। अगर कोई दो मॉलिक्यूल 10⁻27 टाइम्स पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं तो होगा क्या कि हर रिएक्शन विद इन द मिनट विद इन द सेकंड क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। बट ऐसा तो होता नहीं है। इससे एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ऑल दी कोलिजन, जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, हर कोलिजन से आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो वो कोलिजन जिससे आपको प्रोडक्ट मिले उसी को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं उसी को, इफेक्टिव कोलिजन। तो बेसिकली पहले हम लोग कोलिजन थ्योरी को देखते हैं, फिर सेकंड देखेंगे इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा कि ये इस केस में किसी कोलिजन से प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं, वो दो बैरियर पे, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक एनर्जी फैक्टर, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। कैलाश जी के पास 10,000 तो मिला, लेकिन वो अगर किसी वाइन शॉप में चल जाए तो क्या वो मोबाइल परचेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
मतलब ओरिएंटेशन के साथ, एनर्जी के साथ साथ उनका ओरिएंटेशन सही हो। क्लियर है? तभी जाकर के रिएक्टेंट क्या देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आप कोलिजन थ्योरी लिख लो, फिर सेकंड थ्योरी आप हेडिंग डालो इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, जिसको ईसीटी लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन लिखना, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड, number of binary collision observed per second per unit time in per unit volume, number of binary collision observed per second per unit time in per unit volume at room temperature is 10 raised to power 27, at room temperature is 10 raised to power 27 if all these collision are effective. If all these collision are effective, then reaction should be completed in fraction of second. If all these collision are effective, then reaction should be completed in fraction of second. Reaction should be completed in fraction of second. But normally reactions require finite time for their completion. But normally reaction require finite time for their completion. But normally reaction require finite time for their completion. It means all these collision are not effective collision. All these collision are not effective collision. The collision which leads to product, the collision which leads to product is considered as effective collision. Leads to product is considered as effective collision. Next point लिखना, for a collision to be effective, for a collision to be effective, it depends upon two factors. It depend upon two barrier. It depend upon two barrier. First one is your energy barrier and second one is your orientation barrier. कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा, दूसरा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला हेडिंग डालना एनर्जी बैरियर। तो कोई भी कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दो बैरियर पे डिपेंड करेगा। एक एनर्जी, कैलाश जी के पास 10,000 होना भी चाहिए, और दूसरा उनका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। उनको भी पहुंचना मोबाइल की दुकान में ही होगा, तभी वो मोबाइल परचेज कर पाएंगे। क्लियर? तो जिसमें एनर्जी बैरियर में पहला लिखना एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी लिखना, पहला लिखना थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोलते हैं ई लिखना। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में लिखना इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब थ्रेशोल्ड वो एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट के लिए कि वो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पर लिखना इट इज fixed for any chemical equation, it is fixed for any chemical reaction, it is fixed for any chemical reaction and its value is not depend upon temperature. टेम्परेचर आप कम या ज्यादा भी कर दो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज नहीं होगी। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाले ग्राफ में देखा था कि टी एंड टी डैश दोनों टेम्परेचर पे देख लो थ्रेशोल्ड एक ही था।
कब चेंज होगा? जब रिएक्शन चेंज कर जाए। ना फॉर ए डिफरेंट केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी डिफरेंट। फॉर ए डिफरेंट केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज विल बी डिफरेंट। क्लियर है? तो अगर एनर्जी बैरियर में आप चाहते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन हो जाए किसके? थ्रेशोल्ड के, तो उस कोलिजन को बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। बट अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर या इक्वल भी हो गया किसके? थ्रेशोल्ड के, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो एनर्जी बैरियर से ये एक चीज तो पता चला कि अगर कोलिजन में एनर्जी बढ़ के रिएक्टेंट की एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर या ग्रेटर हो जाए, उसी कोलिजन को आप क्या बोलोगे? इफेक्टिव कोलिजन। उसी को क्या बोलोगे? इफेक्टिव कोलिजन। तो आपसे ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि कब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो तभी होगा जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड के या तो मिनिमम मतलब कम से कम कितना हो? थ्रेशोल्ड के बराबर हो, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। बैरियर की बात करूं तो इसमें लिखना मॉलिक्यूल शुड बी डायरेक्टेड, मॉलिक्यूल शुड बी ओरिएंटेड, मॉलिक्यूल शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैक्सिमम इंपैक्ट, मॉलिक्यूल शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैक्सिमम इंपैक्ट। और दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो ओरिएंटेशन है वो उस प्रॉपर डायरेक्शन में हो कि इफेक्टिव कोलिजन हो। समझो एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, कब दोनों के बीच में जोरदार टक्कर होगा? जब दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करें? टक्कर मारे। समझो एक कार ऐसे आ रही है और एक कार ऐसे टक्कर मार के निकल जाएगी, तो क्या होगी? दोनों गाड़ी पे स्क्रैच होके निकल जाएगा। क्लियर है? तो कभी कभी आपको इस टाइप के भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं कि कब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो कब? जब ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, उस डायरेक्शन होना चाहिए कि मैक्सिमम इंपैक्ट पड़े, और एनर्जी के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझो अगर इसी इक्वेशन के लिए मैं बात करता हूं, समझो दिस इज योर मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज योर मॉलिक्यूल बी। ये दोनों मॉलिक्यूल ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर तो इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस है एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड से, तो क्या ये प्रोडक्ट देगा? नहीं देगा। इसमें बात करूं, दिस इज योर रिएक्टेंट ए, दिस इज योर रिएक्टेंट बी, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस केस में मैं कह रहा हूं कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड है, तो क्या ये प्रोडक्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इस केस में ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तीसरा अगर मैं कह रहा हूं ये एक रिएक्टेंट है ए इस डायरेक्शन में, और ये एक रिएक्टेंट है बी, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओरिएंटेशन भी सही है और एनर्जी जो फैक्टर है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड के, तो ये भी सेटिस्फाइड ये भी सेटिस्फाइड, तब इस केस में प्रोडक्ट कन्वर्ट देगा। तीसरा केस अगर मैं बना दूं, समझो ये A2 प्लस बी, ऐसे लिख लो, A प्लस ए बी गिव्स A2 प्लस बी। इस केस में एनर्जी फैक्टर सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखना, दिस इज योर ए, दिस इज योर मॉलिक्यूल ए बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर मॉलिक्यूल ए बी। ये मैंने केमिकल रिएक्शन दिया, ए प्लस ए बी गिव्स A2 प्लस बी। यहाँ पे ए बी के साथ कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे ए बी के साथ कोलाइड कर रहा है। ध्यान से देखना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ एनर्जी फैक्टर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा है। ध्यान से देखना, अगर प्रोडक्ट A2 देगा तो ए को ए के साथ कोलाइड करना पड़ेगा,
मतलब इसका ओरिएंटेशन, डायरेक्शन का ओरिएंटेशन इस केस में सही है, लेकिन यहाँ पे ए बी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो ये गलत है, ये सही है, ये प्रोडक्ट दे पाएगा, ये नहीं देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा, एक तो एनर्जी भी सेटिस्फाइड करे, दूसरा ओरिएंटेशन भी सेटिस्फाइड करे। यहाँ ओरिएंटेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यहाँ ओरिएंटेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए बी मिलने चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट ए बी से कोलाइड करके A2 देगा, मतलब ए का कोलिजन ए के साथ होना चाहिए। यहाँ पे ए के साथ कोलाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए बी के साथ कोलाइजन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ए बी नहीं मिलेगा, A2 नहीं मिलेगा, ए बी वापस से मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी कोलिजन, जितने भी कोलिजन, अगर कोलिजन की बात करूं तो पर सेकंड पर ml वॉल्यूम के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए 10⁻27 कोलिजन होंगे। इसका मतलब हर रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होगा। बट किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। दैट मीन्स सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोलिजन इफेक्टिव है? जब वो दोनों बैरियर को, दोनों फैक्टर को सेटिस्फाइड करे। एक एनर्जी का क्या आ गया कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, और दूसरा कोलिजन भी उस प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम दे विल गेट मैक्सिमम इंपैक्ट। देन उस कोलिजन को क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। उसी को क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। समझ में? आइए मैं इसी चीज को, जो अब तक हम लोग इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी पढ़े, इसी को डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसको समझ करके लिखो, फिर मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं ताकि आपको एनर्जी समझ में आ जाए, और एनर्जी समझ में आ जाएगा तो उसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। आइए मैं इसको पहले डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ताकि आप ये समझ में आ जाए। समझो ये H2 है, ये I2 मॉलिक्यूल से कंबाइंड करके दे रहा है 2HI। अगर साइज की बात करोगे तो ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे ये H2 मॉलिक्यूल इस टाइप से होंगे। इनिशियली H2 मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कम क्लोजर आएंगे, और दिस इज योर I2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो अगर ये इनिशियली रिएक्टेंट साइड है, अगर मैं इस रिएक्टेंट साइड की बात करूं, अगर मैं ये रिएक्टेंट साइड की बात करूं, तो इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो मैक्सिमम होगी, बिकॉज H2 मॉलिक्यूल की अपनी रैंडमनेस होगी और I2 की अपनी रैंडमनेस होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होती है? 0। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो वहां पे होगा क्या? जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना, जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड आयोडीन है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, आयोडीन आयोडीन के बीच के बॉन्ड के टूटेंगे, तभी पॉसिबल है H और I के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियली तो बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या लगेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब हो। फिर बाद में होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल आपको देंगे H और ये मॉलिक्यूल I, ये मॉलिक्यूल H और ये मॉलिक्यूल आपको देंगे आयोडीन। दिस इज योर प्रोडक्ट साइड। और ये जो मॉलिक्यूल है जहां पर आपको इंटरेक्शन बिटवीन HH भी है, इंटरेक्शन बिटवीन II आयोडीन आयोडीन के बीच में भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, एंड बोथ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इंटरेक्शन है, इसी को हम लोग को बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे बात करूं तो अब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ये मिनिमम होगी, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगा। और एनर्जी मैक्सिमम मतलब हाईली एनर्जी पे होगी। और इस ट्रांजिशन स्टेट पे, इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो एनर्जी है इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे जो होगा वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अगर क्रॉस कर गया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी ऑफ, ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। और इसकी जो एनर्जी होगी जिसको एनर्जी ऑफ क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे अगर बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम। दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ट्रांजिशन एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी बैरियर के जो बीच का गैप है, एनर्जी गैप है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आएगा, कोलिजन से आएगा। और होगा क्या कि जब भी ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे के तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, दैट लीड्स इनटू एक्टिवेशन एनर्जी। जी ये रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। और इसके बीच में जो ये स्टेट है, इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से इंटरमीडिएट स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट वो है जहां पे कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी, कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई potential energy and this potential energy is called as threshold energy, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, that is called threshold energy, या that is called critical energy, that is called as critical energy। समझ में आया? तो जब भी ये ट्रांजिशन HH के बीच के इंटरेक्शन टूटेंगे, आयोडीन आयोडीन के बीच के इंटरेक्शन टूटेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, अगर मैं वैसे बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन H एंड आयोडीन ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और इंटरेक्शन बिटवीन H एंड I ये क्या होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन के इंटरेक्शन क्या होंगे, टूटेंगे, और H एंड I के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन बनेगा। एक बीच में वैसा इंटरमीडिएट स्टेप होगा जहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी होंगे, आयोडीन आयोडीन इंटरेक्शन होंगे। इस कंडीशन पे, इस इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, जीरो हो जाएगी। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। That minimum amount of energy is called as what? Threshold energy। तो हम लोग बेसिकली थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़े थे, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने दो चीज देखा, कोलिजन थ्योरी एंड इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता, इफेक्टिव होने के लिए एनर्जी बैरियर भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, दैट मींस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। और दूसरा, दोनों का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, दैट मींस यू विल गेट मैक्सिमम इंपैक्ट। क्या कह सकते हो कि अगर दो लोगों के बीच में कोलिजन है, यू विल गेट मैक्सिमम डैमेज। अगर मैक्सिमम डैमेज होगा तभी वो आदमी क्या हो सकता है, अगर कोई जिंदा आदमी रिएक्टेंट ले सकते हो। अगर मैं समझूं मैं लाइव हूं तो मैं क्या हूं, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैं मर जाऊं। और तभी मतलब जो टकराव होगा वो बीच में मैक्सिमम डैमेज होगा, तभी कोई आदमी की डेथ की चांस क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वैसे मुझे ये नेगेटिव थॉट के एग्जांपल देने नहीं चाहिए, आप समझो वही कार से दो कार के बीच में टक्कर हो रहा है। इतना समझ में आया? तो आइए इसी एनर्जी पे बेस्ड कई सारे आपको ग्राफ मिलते हैं। पहले मैं कुछ ग्राफ पढ़ाता हूं, ठीक है? आई होप आज ही पढ़ना था हम लोग को आर्हेनियस इक्वेशन, जो टेम्परेचर का रेट पे जो डिपेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आ जाइए, पहले मैं ग्राफ समझाता हूँ। कई बार आपको ग्राफ मिलते हैं ऑर्गेनिक में, ये ग्राफ कई बार रिपीट होगा। यहीं पे ग्राफ है कि कब एक्सोथर्मिक होगा, कब इंडोथर्मिक होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड के लिए क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, जिसको हम लोग पहाड़ियों वाली ग्राफ बोलते हैं। आइए मैं ग्राफ आपको समझाता हूँ, आप इसको समझ करके लिखो, फिर वन बाय वन मैं ग्राफ बताता हूँ। समझो कोई एक केमिकल इक्वेशन है, कितने केस हो सकते हैं, ध्यान से देखना।
ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स बी, मतलब कोई रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये सिंगल साइन मतलब रिएक्शन रिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है। और दूसरा इक्वेशन दे दूं, ए गिव्स बी, व्हाट डज इट मीन? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी दे सकता है, ए गिव्स बी और बी आल्सो गिव्स ए। और अगर ए, जब ए गिव्स बी देगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, और जब बी गिव्स बी देगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड। दूसरा, दोनों इक्वेशन के केस में रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। दोनों केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो या तो ये एक्सो हो सकता है या तो ये एंडो होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इस केस में जो बेटा एनर्जी है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और इस केस में जो एनर्जी है वो क्या होगी? रिलीज। मतलब क्या? पहले एनर्जी ज्यादा होगा, बाद में क्या हो जाएगा? कम। मतलब रिलीज तभी होगा जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट क्या हो गया? कम। तो इस केस में कह सकता हूं एनर्जी रिलीज तब होगा कि जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। और एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब पहले कम था, एब्जॉर्ब करके ज्यादा हो गया, तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होगा, किससे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। दोनों केस हो सकता है, टोटल 4 केस बना। रिएक्शन इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल भी हो सकता है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या रिलीज कर सकता है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनल एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, एंड रिलीज करेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, 1 बाय 1 ग्राफ हम लोग देखते हैं। इस एक्सिस पे मैं वाई एक्सिस पे लेता हूं एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। समझो किसी केमिकल इक्वेशन के लिए जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। समझो ये मैंने दिया, ये जो आपका है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो स्टेट है, ये रिएक्टेंट है, और ये जो फाइनल स्टेप है ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेप आ गया ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ गया। ये कोई केमिकल इक्वेशन है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। इनिशियली ये रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट को मैंने कैपिटल आर से दिखा दिया, और ये प्रोडक्ट था तो इसको कैपिटल पी से दिखा दिया। अब रिएक्टेंट टाइम के साथ, प्रोग्रेस के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जो रिएक्टेंट की वाई एक्सिस पे एनर्जी थी, इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ईपी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से लिखना। जो ईआर है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जो ईपी है उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस इन एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये जो वैल्यू है, ये जिसको डेल्टा एच या डेल्टा ई बोलते हैं, ये जो डेल्टा एच इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। एनर्जी चेंज, एनर्जी को इंथैल्पी तब बोलेंगे जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो। अगर एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको इंथैल्पी बोलते हैं, और एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको इंट्रोपी बोलते हैं। आप पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स में, क्लियर है? और अगर इसका डेल्टा एच देखोगे तो डेल्टा एच हमेशा क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसका अगर डेल्टा एच लिखोगे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट स्मॉलर है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? निगेटिव। और वैसे भी रिएक्शन जिसका इंथैल्पी निगेटिव हो
मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो डेल्टा एच है ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। मतलब फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, इंथैल्पी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। समझ में आ गया? समझो ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में जाएंगे जब वो मिनिमम इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो। और थ्रेशोल्ड कौन सी एनर्जी थी? तो उसका जो ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी था, उस रिएक्शन पाथ में जो मैक्सिमम एनर्जी था, उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये जो एनर्जी है इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो एनर्जी है इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और आप चाहते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए। समझो आपको एक बॉल लिए और उस बॉल को यहां पहुंचाना है, तो उस बॉल अगर इस हाइट को क्रॉस कर जाए तो खुद प्रोडक्ट में चला जाएगा ना। तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए जो एनर्जी देना होगा बेटा, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए जो एनर्जी देना होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ईटी क्या आ गया, ईटी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखना, अगर रिएक्शन ए टू बी जा रहा है मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर रिएक्शन ए टू बी जा रहा है और बी टू ए मतलब फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो यही होगा। ध्यान से देखना, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन तो यही होगा। ये ग्राफ हमने अभी एक्सोथर्मिक के लिए बनाया है, जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन एनर्जी ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एक और चीज देख लेना बेटा कि एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एनर्जी लॉस किया है रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक मतलब लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस हुआ है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर इस रिएक्टेंट को मैं आर के जगह यहाँ पे रिएक्टेंट ए ले लेता हूं और इसको प्रोडक्ट के जगह ये बी ले लेता हूं, इस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब ये ए टू बी जाएगा तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बेटा ये ए टू बी जा रहा है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा, और अगर ये बी टू ए जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। ध्यान से देखना, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो ये जो डेल्टा एच है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर समझो फॉरवर्ड रिएक्शन ए टू बी की बात कर रहे हैं, रेड पेन से यूज कर रहा हूं, तो ए टू बी के लिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये इसका ट्रांजिशन है, तो दिस इज कॉल्ड ई ए फॉर फॉरवर्ड। और अगर ये बी टू ए आ जाए, तो अगर बी टू ए आ जाएगा तो बी टू ए के लिए ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। जब मैं इस पाथ की बात कर रहा हूं तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ईए बैकवर्ड। ईए बैकवर्ड कह रहा है, आपसे कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर x है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी y है तो कौन सा ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखना, अब इसमें देख लो बैकवर्ड की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो। अब यहां से यहां तक ईए है और यहां से यहां तक ई बी है, तो ये जो डिफरेंस होगा ये भी तो क्या देगा बेटा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की एक और वैल्यू निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। या तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल लो या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का। ये देखो यहां से यहां तक ये बैकवर्ड का है, जिसमें से ये हाइट फॉरवर्ड का है, तो ये क्या बचा, एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी डेल्टा एच बचा। तो डेल्टा एच अगर दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दोगे देन यू विल गेट
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी x जूल है, बैकवर्ड का y जूल है, बताओ कौन सा ग्रेटर होगा? y जूल ग्रेटर होगा। y माइनस एक्स, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर होगा? तो बैकवर्ड का ग्रेटर होगा। जस्ट इसी का उल्टा किसका हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस का। एक्सो और इंडो में डिफरेंस क्या है कि एक्सो में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और एक्सो में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। आइए मैं एंडोथर्मिक का उस साइड आपको ग्राफ बनाता हूं। इतना तो आप लिख लो, ये पार्ट तो लिख सकते हो। रिएक्शन और दिस एक्सिस इज कॉल्ड एनर्जी। अगर मैं ग्राफ किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं? एंडोथर्मिक के लिए। और अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखना। और ये जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। अगर एंडोथर्मिक है, मैं यहां लिखता हूं एंडोथर्मिक है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा एनर्जी ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट से। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अगर रिएक्टेंट को ए ले लो और प्रोडक्ट को बी ले लो, तो जब मैं ए टू बी की बात करूंगा तो ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहां पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगा इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर ये ए टू बी जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये ए टू बी जा रहा है तो यहाँ पे ई पर फॉरवर्ड लेंगे। तो यहाँ पे जो ई है ये ई किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। तक लाने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और ई एफ का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगर बी टू ई आएगा बेटा, तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, ध्यान से देखो, ये लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉर ए एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा? तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से क्या होगा? ज्यादा होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस, ये पूरा हाइट एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है जिसमें से ये बैकवर्ड है, तो बचा हुआ क्या होगा? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच निकालने का एक और फॉर्मूला होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। मतलब इंथैल्पी जनरली लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। अगर रिवर्सेबल रिएक्शन के दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस लोगे बेटा, यू आल्सो गेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखना कई सारे रिएक्शन ऐसे होंगे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये सब तो टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, कि अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी डाल रहे हो, तो अगर ई ए प्लस ई आर दैट विल यू विल गेट ई टी। तो आपको चाहिए क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दैट इज किसी भी एनर्जी के लिए थ्रेशोल्ड में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दो, यू विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी, यू विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी। और किसी भी प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो चेंज इन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अगर इंडोथर्मिक है ये प्रोसेस कौन सा? एक्सो, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यू विल गेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर इंडोथर्मिक है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यू विल गेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और दोनों के लिए, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपसे कई बार ये क्वेश्चन होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कब फॉरवर्ड का ज्यादा होगा, कब बैकवर्ड का ज्यादा होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सो का है,
ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक का है। तो एक्सोथर्मिक में जो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं लिख देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड का है वो ग्रेटर देन होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का। लेकिन अगर इंडोथर्मिक की बात करोगे तो इंडोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड का है वो ग्रेटर होगा एक्टिवेशन एनर्जी बेटा बैकवर्ड। कई बार आपको छोटे छोटे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके वर्कशीट में आप ध्यान से पढ़ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। बेसिकली हम लोगों को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट पढ़ना था, जो आर्हेनियस इक्वेशन कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और एक और लास्ट पार्ट है कैटालिसिस या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग उसकी बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग पर डे 8:30 इवनिंग में अपने लेक्चर सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप पर डे टाइमली लेक्चर देखिएगा। जो डाउट लगे इंस्टेंट आप लाइव चैट पे आप मुझसे चैट करिए, मैं इंस्टेंट आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लेक्चर कैसा लगा आप एज यूजुअल बताइएगा जरूर। आप पर डे लेक्चर कंप्लीट करें, कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहे बेटा। इतने देर तक हम दोनों को एक साथ बने रहने के लिए, आपको ध्यान कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए, सुनने और समझने, कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए, स्पेशली आपका काम ऑनेस्टली करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड लक।